लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनकम टैक्स में ये इनकम टैक्स जो है किसी इंडिविजुअल पर्सन पे लगेगा या किसी बिजनेस पे लगेगा। वो बिजनेस क्या हो सकता है? वो बिजनेस या तो कोई सोल ट्रेडर होगा या पार्टनरशिप बिजनेस होगा, वो भी इनकम टैक्स में कवर होगा। कंपनी के रूल्स अलग हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इनकम टैक्स लगता है वो टैक्स ईयर के हिसाब से लगेगा ना। तो टैक्स ईयर यूके में इंडिविजुअल के लिए हम ऑलरेडी आईएसटी में पढ़ चुके हैं, 6 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 5 अप्रैल पर एंड होता है। इस टैक्स ईयर के अंदर जो भी इनकम जनरेट की जाएगी उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करना इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जो भी सोर्स ऑफ इनकम बनती है उसको 3 हेड्स में क्लासिफाई किया जाएगा। इनकम को 3 हेड्स में क्लासिफाई किया जाएगा। एक हेडिंग बनेगी नॉन सेविंग इनकम। इंडिविजुअल के पास नॉन सेविंग इनकम होगी, सेविंग इनकम हो सकती है, और इंडिविजुअल के पास तीसरा डिविडेंड इनकम हो सकती है। चौथी कोई कैटेगरी नहीं है इनकम टैक्स के अंदर। डिविडेंड आएगा तो वो डिविडेंड इनकम में चला जाएगा। इंटरेस्ट आएगा तो वो हम ले जाएंगे ऑल काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन सेविंग इनकम। तो नॉन सेविंग इनकम में क्या चीज आएगी जो कि डिविडेंड और इंटरेस्ट के अलावा होगी, सच एज यहाँ पर आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम आ सकती है, यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी इनकम आ सकती है, यहाँ पर आपकी प्रॉफिट्स आ सकते हैं बिजनेस से। एनीथिंग अदर देन डिविडेंड इनकम एंड सेविंग इनकम वो नॉन सेविंग की कैटेगरी में आ जाएगी। इंडिविजुअल के ऊपर जो टैक्स लगता है, तो यूके के अंदर जो टैक्स सिस्टम चलता है इनकम टैक्स के लिए वो कहलाता है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है एज इनकम इंक्रीजेस टैक्स रेट्स ऑल्सो इंक्रीजेस। अब ऐसा नहीं है कि अगर एक शख्स 50,000 पाउंड कमा रहा है तो उसे भी 20% टैक्स देना है, 2 लाख पाउंड कमा रहा है तो उसे भी 20% टैक्स देना है, 3 लाख पाउंड कमा रहा है तो उसे भी 30% टैक्स देना है। ऐसा सिस्टम नहीं बना हुआ यूके के अंदर। बल्कि सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि जो कम कमाएगा उसे कम टैक्स देना है, जो ज्यादा कमाएगा उसे ज्यादा टैक्स देना है। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। अच्छा, अब हमारे पास जो टैक्स शीट अवेलेबल है उसमें कुछ रेट्स दिए हुए हैं जो हमें एग्जाम में गिवन मिलेगी। लेट्स सी टैक्स शीट के अंदर हमें इनकम टैक्स के क्या क्या रेट्स दिए हुए हैं। FA 22 के रेट्स हैं। सो यहाँ आ जाते हैं। हमें जो टैक्स रेट दिए हुए हैं वो एक स्लैब बनाया हुआ है, बैंड बनाया हुआ है, जिसमें एक बेसिक रेट टैक्स पेयर है मिनिमम, जिसकी इनकम 37,700 पाउंड तक जाती है। उसके बाद अगर इनकम 37,700 से एक्सीड करती है 1,50,000 तक, तो हम कहेंगे वो हायर रेट टैक्स पेयर है। और अगर इनकम 1,50,000 से भी ज्यादा हो जाती है तो हम कहेंगे वो एडिशनल रेट टैक्स पेयर है। 3 कैटेगरीज बनेंगी, बेसिक रेट टैक्स पेयर, हायर रेट टैक्स पेयर या एडिशनल रेट टैक्स पेयर, डिपेंडिंग ऑन टैक्सेबल इनकम। अच्छा, रेट्स जो दिए हुए हैं हमें 3 देने के बजाय 2 दिए हुए हैं। डिविडेंड के रेट्स अलग दिए हुए हैं और नॉन सेविंग और सेविंग के रेट्स अलग अलग नहीं दिए हुए, बल्कि वो नॉर्मल में डाल दिए। क्योंकि नॉन सेविंग के रेट्स भी 20, 40, 45 हैं और सेविंग के रेट्स भी 20, 40, 45 हैं एज पर दी बैंड अवेलेबिलिटी। तो हमें इसको समझना है। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं प्रोफॉर्मा की तरफ कि अगर हमें इनकम टैक्स कैलकुलेट करना होगा तो उसका प्रोफॉर्मा कैसे बनता है। तो प्रोफॉर्मा बनाने के लिए हमारे पास जो पहला कॉलम होगा वो होगा नॉन सेविंग इनकम का। हमेशा पहले टैक्स इस पे लगेगा। ये रूल है कि पहले टैक्स हम नॉन सेविंग इनकम पे लगाएंगे, उसके बाद सेविंग इनकम पे लगाएंगे, उसके बाद डिविडेंड इनकम पे लगाएंगे। अगर किसी के पास तीनों सोर्स ऑफ इनकम है तब। अगर एक ही सोर्स ऑफ इनकम है तो प्रोफॉर्मा बनाने की जरूरत नहीं है।
तो हम उसकी जो भी सोर्स ऑफ इनकम होगी वो लिस्ट डाउन कर लेंगे यहाँ पर। सपोज एक शख्स के पास एम्प्लॉयमेंट इनकम है। अब हमें देखना है कि एम्प्लॉयमेंट इनकम किस हेड में जाएगी। तो एम्प्लॉयमेंट इनकम जाएगी यहाँ पर, हमने उसके यहाँ लिस्ट डाउन कर दी। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा उसके पास है प्रॉपर्टी इनकम। तो प्रॉपर्टी इनकम कहाँ जाएगी? प्रॉपर्टी इनकम हमने क्लासिफाई किया नॉन सेविंग में जाएगी। उसके बाद अनदर सोर्स ऑफ इनकम इज बैंक इंटरेस्ट। कुछ इंटरेस्ट एग्जाम्ड भी होते हैं, एग्जाम्ड इनकम नहीं आएगी इस प्रोफार्मा में। सो बैंक इंटरेस्ट यहाँ सेविंग में चला गया। और अगर उसे डिविडेंड मिलता है तो वो डिविडेंड कहाँ जाएगा? वो डिविडेंड डिविडेंड की कैटेगरी में जाके पहले तो ये लिस्ट डाउन कर लेना है सारा, ऑल सोर्स ऑफ इनकम। फिर उसको कॉलम वाइज टोटल कर लेना है। तो टोटल नॉन सेविंग इनकम आ गई, टोटल सेविंग इनकम आ गई, टोटल डिविडेंड आ गई, टोटल इनकम आ गई। लेकिन इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। इसमें से हम कुछ रिलीफ माइनस करेंगे। रिलीफ की डिटेल हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी हम रिलीफ को जीरो एज्यूम करेंगे, नो रिलीफ। लेकिन अगर कोई रिलीफ होता तो वो माइनस कर दिया जाता टोटल इनकम से और आंसर आ जाता नेट इनकम। लेकिन अगर रिलीफ नहीं है सवाल में तो टोटल इनकम और नेट इनकम एक ही हो जाएगी, नो डिफरेंस, दोनों एक ही होंगी। ये टोटल इनकम से नेट इनकम बन गई। टैक्स नेट इनकम पे भी नहीं लगेगा, टैक्स लगता है टैक्सेबल इनकम पे। सो नेट इनकम को टैक्सेबल बनाने के लिए हम माइनस करेंगे पर्सनल अलाउंसेस। अब ये पहली मेजर कैलकुलेशन आ गई इस चैप्टर के अंदर कि पर्सनल अलाउंसेस कैसे लेते हैं। यूके के अंदर हर इंडिविजुअल के पास एक गिवन टैक्स ईयर में इतने पर्सनल अलाउंसेस की फैसिलिटी मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फैसिलिटी क्या फिक्स्ड है? क्या हर शख्स के पास इतनी फैसिलिटी है? क्या हमेशा इतना ही माइनस होगा? तो इसका आंसर है यस। हर शख्स के पास 12570 की फैसिलिटी है विच इज कॉल्ड टैक्स फ्री इनकम। लेकिन ये 12570 कभी कम भी हो जाता है और सम टाइम्स ये जीरो भी हो जाता है। तो इसको हमें केयरफुली चेक करना पड़ेगा। अगर ये अवेलेबल है तो माइनस करेंगे, वरना माइनस नहीं होगा। दूसरा सवाल, क्या ये पहले कॉलम में से माइनस होगा? तो इसका आंसर है यस, ये हमेशा पहले कॉलम में से माइनस होगा। अगर किसी के पास नॉन सेविंग इनकम नहीं है तो सेविंग इनकम में से माइनस कर देंगे। अगर किसी के पास सेविंग इनकम भी नहीं है तो डिविडेंड इनकम में से माइनस हो जाएगा। लेकिन ये कॉलम वाइज चलेगा। सो टैक्सेबल इनकम हमारी आ गई, टैक्सेबल नॉन सेविंग इनकम, टैक्सेबल सेविंग इनकम, टैक्सेबल डिविडेंड इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो है ना, ये डिटरमाइन करेगा कि आप बेसिक रेट टैक्स पेयर हैं, हायर रेट टैक्स पेयर हैं, या एडिशनल रेट टैक्स पेयर हैं। यहां से पकड़ेंगे ताकि अप्रोप्रिएटली रेट डिसाइड कर सकें कि नॉन सेविंग पे क्या लगेगा, सेविंग पे क्या लगेगा और डिविडेंड पे क्या लगेगा। अब दोबारा अगर हम टेक्स्ट शीट में जाएं तो क्या वहां पर्सनल अलाउंस दिया हुआ है? पर्सनल अलाउंस की वैल्यू लिखी हुई है 12570। ये लास्ट टैक्स ईयर में भी इतनी थी और इसके साथ एक लिमिट दी हुई है इनकम की 1,10,000। इस इनकम को कहते हैं एडजस्टेड नेट इनकम, ANI। अगर किसी शख्स की एडजस्टेड नेट इनकम 1,00,000 तक हो तो वो शख्स 12570 माइनस कर देगा, फुल पर्सनल अलाउंस। लेकिन अगर किसी शख्स की एडजस्टेड नेट इनकम 1,00,000 से ज्यादा हो जाए तो पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और अगर किसी शख्स की एडजस्टेड इनकम 125 140 या उससे ज्यादा हो जाए तो पर्सनल अलाउंस इज रिड्यूस टू जीरो। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो पहले तो हम जरा पर्सनल अलाउंसेस की कुछ बातें करते हैं, उसके बाद फिर इस प्रोफार्मा को आगे कंटिन्यू करेंगे। पर्सनल अलाउंस कितना हो गया? 12570। इनकम लिमिट कितनी है? इनकम लिमिट हो गई 1,00,000 पाउंड। और इस इनकम का नाम क्या है? ANI। अब सवाल ये पैदा होता है ANI तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं, हमारे पास तो टोटल इनकम थी,
नेट इनकम थी और टैक्सेबल इनकम है। ए एन आई क्या होता है? तो ए एन आई की डेफिनेशन क्या है? ए एन आई अगर हमें कैलकुलेट करना है तो नेट इनकम से कैलकुलेट होगा। नेट इनकम लेंगे और उसमें से दो चीजें माइनस करेंगे अगर सवाल में दी हुई होगी तो, ग्रॉस पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन और ग्रॉस गिफ्ट डोनेशन। गिफ्ट एड डोनेशन कहलाता है। ये दोनों में से अगर कोई भी चीज दी हुई होगी, कोई एक चीज दी हुई होगी, दोनों दी हुई होगी, ये माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए एन आई। फिर देखेंगे कि ये ए एन आई 1 लाख से कम है या 1 लाख से ज्यादा है। अगर ये ए एन आई 1 लाख या 1 लाख से कम है तो पूरा पर्सनल अलाउंस, वरना रिडक्शन की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ग्रॉस पीपीसी का जो कॉन्सेप्ट है पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन का, दो तरह की पेंशन कंट्रीब्यूशन होती हैं, एक पर्सनल और एक ऑक्यूपेशनल। यहां पर पर्सनल की जरूरत है। पर्सनल ग्रॉस पीपीसी अगर नेट दी हुई हो तो पर्सनल पीपीसी को ग्रॉस कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम हमेशा रूल इस्तेमाल करेंगे। इसको ग्रॉस बनाने के लिए जो भी नेट दिया हुआ होगा उसको 0.8 से डिवाइड कर देंगे हमेशा। आगे जाके जब हम पेंशन का टॉपिक पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि ये 0.8 की लॉजिक क्या है। अभी फिलहाल 0.8 से डिवाइड करेंगे तो ये ग्रॉस आ जाएगा। अच्छा, सवाल में अगर ना लिखा हुआ हो कि ग्रॉस है या नेट है, तो अगर लिखा हुआ है कि किसी ने पेंशन पे की है, पेड लिखा हुआ है, तो पेड हमेशा क्या होता है? नेट पीपीसी। फिर हम उसे ग्रॉस करेंगे, और अगर ग्रॉस ही लिखा हुआ है तो फिर डायरेक्ट वैल्यू लेकर उसको इस्तेमाल कर लेंगे। इसी तरीके से अगर गिफ्ट एड डोनेशन दिया हुआ है, ये भी नेट और ग्रॉस होता है। तो अगर नेट दिया हुआ है सपोज 16,000, तो ग्रॉस कैसे करेंगे? वैसे ही करेंगे, 0.8 से डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा 20,000 का ग्रॉस गिफ्ट एड डोनेशन। अगर सवाल में नहीं दिया हुआ तो नेट इनकम और ए एन आई क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स के पास एम्प्लॉयमेंट इनकम मौजूद है 1,20,000 की। उसके पास नेट पीपीसी उसने कंट्रीब्यूट किया है 8,000 का। कैलकुलेट पर्सनल अलाउंस अवेलेबल। उसे कितना पर्सनल अलाउंस मिल सकता है? अब हम 1,20,000 को देखें तो हमारी जो टोटल इनकम है, हमारी जो नेट इनकम है वो 1,20,000 है। लेकिन हमें पहले इसका ए एन आई निकालना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम 1 लाख से कंपेयर करेंगे। तो इसका ए एन आई निकालते हैं। ए एन आई निकालने के लिए हमारी नेट इनकम हो गई 1,20,000। इसमें से हम माइनस कर देंगे ग्रॉस पीपीसी। अब ये ग्रॉस पीपीसी कितना होगा? 8,000 को 0.8 से डिवाइड किया तो आंसर आया 10,000, और हमारा ए एन आई हो गया 1,10,000। अब ये 1,10,000 एक्सीड कर रहा है किससे? इसका मतलब है फुल पर्सनल अलाउंस इज नॉट अवेलेबल। तो अब पर्सनल अलाउंस कैसे निकालें? कितना पर्सनल अलाउंस मिलेगा उसकी वर्किंग चेक करें। तो हम निकालेंगे रिडक्शन इन पर्सनल अलाउंस। जब भी आपका ए एन आई 1,10,000 से एक्सीड करेगा, पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। कितना रिड्यूस होगा? ए एन आई को, जो ए एन आई की फिगर है हमारी, उसको 1 लाख से कंपेयर करें, एक्सिस निकालें।
ANI माइनस 1 लाख, और जो आंसर आए एक्सेस उसको 50% से मल्टीप्लाई कर दो तो रिडक्शन आ जाएगी। मेरी एग्जाम्पल में ANI था 1,10,000, 1 लाख से कंपेयर किया, माइनस किया, 10,000 का एक्सेस आया, 50% से मल्टीप्लाई किया तो 5,000 की हमारे पास रिडक्शन आ गई। रूल क्या है? रूल ये है कि जितना एक्सेस होगा ना उसका हाफ रिड्यूस होगा, 50% रिड्यूस होगा। तो अब मेरी एग्जाम्पल में 5,000 रिड्यूस हुए तो अवेलेबल पर्सनल अलाउंस कैसे निकलेगा? 12,570 ये क्लेमेबल था, 5,000 जाया हो गया, रिड्यूस हो गया, तो रिमेनिंग हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो रिमेनिंग बच जाएगी 5,000, तो रिमेनिंग वैल्यू बच जाएगी हमारे पास 7,570, जो कि हम अपने प्रोफार्मा में जाके माइनस कर देंगे और हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। अब हमें टैक्स शीट में देखा है कि अगर इनकम इतनी बढ़ जाए कि वो 125 140 या उससे ज्यादा हो जाए, जैसे किसी की इनकम 1,30,000 है, 1,50,000 है, तो हम इसकी कैलकुलेशन शो नहीं करेंगे। हम सिर्फ लिख देंगे कि एज दिस इज मोर देन और इक्वल टू दिस, सो PA इज 0, बस ये लिख देना काफी है, कैलकुलेशन करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो जब भी सवाल आएगा तो हमें PA को अकॉर्डिंगली चेक करना पड़ेगा कितना अवेलेबल है, और फिर उसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब इस एग्जाम्पल में हमारी इनकम कितनी थी? हमारी इनकम थी 1,20,000। वन सोर्स ऑफ इनकम में प्रोफार्मा बनाने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉयमेंट इनकम है 1,20,000, इसमें से हमने रिलीफ माइनस करना है, रिलीफ दिया हुआ ही नहीं है, सो रिलीफ की जगह हमने लिखा 0, सो 1,20,000 आ गया। यह आ गई आपके पास नेट इनकम। इस नेट इनकम में से हम माइनस करेंगे अवेलेबल पर्सनल अलाउंस। पर्सनल अलाउंस कितना था? 7,570। तो टैक्सेबल इनकम आ गई हमारे पास। टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। टैक्सेबल इनकम आ गई 1,20,000 माइनस 7,570, 11,2430। इसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। नाउ सपोज एक इंडिविजुअल है हमारे पास और उसके पास एम्प्लॉयमेंट इनकम है। एम्प्लॉयमेंट इनकम इज अ नॉन सेविंग इनकम। तो उसके पास एम्प्लॉयमेंट इनकम है 30,000 की। पहले पहले बैंड की कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेट इनकम टैक्स लायबिलिटी। तो इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें टैक्सेबल इनकम निकालनी है। तो टैक्सेबल इनकम कितनी होगी? एम्प्लॉयमेंट इनकम में से हम पर्सनल अलाउंस माइनस करेंगे, क्योंकि रिलीफ तो है नहीं अभी हमारे पास। पूरा पर्सनल अलाउंस अवेलेबल होगा, सो ये हमारे पास आ गई टैक्सेबल इनकम। सो 30,000 इनकम थी, पर्सनल अलाउंस क्लेम कर लिया 17,430। ये जो शख्स है ये बेसिक रेट टैक्स पेयर है, और बेसिक वाले को नॉन सेविंग के ऊपर 20% टैक्स देना पड़ता है। 17,430 मल्टीप्लाई बाय 20% टैक्स, तो इसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी बनेगी 3,486। अनदर एग्जाम्पल। सपोज इनकम जो है वो एक्सीड कर देते हैं हम इससे, सेकंड बैंड में ले जाते हैं इसको।
हम ये सीख रहे हैं कि बैंड कैसे अप्लाई किया जाता है, प्रोग्रेसिव रेट टैक्स सिस्टम कैसे अप्लाई किया जाता है। सो अब यहाँ पर पहले तो मैं इसकी टैक्सेबल इनकम निकालूंगा एज यूजुअल। सो माय एम्प्लॉयमेंट इनकम इज 68,000, इसमें से पीए माइनस हुआ, और टैक्सेबल इनकम आ गई 55,430। अब ये 55,430 मुझे इंडिकेट कर रही है कि ये शख्स हायर रेट कैटेगरी के अंदर चला गया। हायर रेट कैटेगरी में जाने का मतलब ये हुआ कि इसकी कुछ इनकम पे 20% टैक्स लगेगा और कुछ इनकम पर इसकी 40% टैक्स लगेगा। डायरेक्टली 40% नहीं लगाएंगे, कुछ पे बेसिक बैंड के अंदर जो वैल्यू आएगी उस पर 20% लगाएंगे, एक्सीडिंग इनकम होगी उसके ऊपर 40% टैक्स लगाएंगे। तो हम कहेंगे अप टू 37,700 जो इनकम है, तो 37,700 की जो इनकम है उसके ऊपर रेट लग गया 20% का। 7,540 ये टैक्स लाइबिलिटी आ गई। और जो एक्सेस इनकम है, अब एक्सेस इनकम कैसे निकालेंगे? 55,430 टैक्सेबल है, 37,700 के ऊपर हमने टैक्स लगा दिया है। रिमेनिंग इनकम टू बी टैक्सेबल 17,730, रेट डबल हो गया, दूसरे बैंड में पहुंचे रेट डबल हो गया, 7092। इट वर्क लाइक दिस। ऐसे नहीं होता कि 55,430 हमने कहा हायर रेट में आ रहा है तो 55,430 मल्टीप्लाई बाय 40%, क्योंकि हायर का रेट 40% है। दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। प्रोग्रेसिव का मतलब है बैंड के हिसाब से वर्किंग होगी, पहले बैंड में जितना अमाउंट फॉल होगा 20, दूसरे में जितना फॉल होगा 40, तीसरे में जाएगा तो एक्सिस के ऊपर 45। अब ये हमारी इनकम टैक्स लायबिलिटी आ गई, इनकम टैक्स लायबिलिटी या इनकम टैक्स पेएबल। वन फोर सिक्स थ्री टू। लाइकवाइज अगर हम इसे तीसरी कैटेगरी में लेके जाऊं, तो सेम एम्प्लॉयमेंट इनकम 1,80,000, व्हाट इज इनकम टैक्स लायबिलिटी? अब क्लियरली ये 1,80,000 जो है वो 1,50 से ज्यादा है, तो लग ही रहा है कि ये तीसरे बैंड का आइटम है। एम्प्लॉयमेंट इनकम हमारी हो गई 1,80,000। रिलीफ सवाल में हमारे पास अभी कोई नहीं है, तो पर्सनल अलाउंस माइनस करें। पर्सनल अलाउंस अब नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 125,410 से इनकम ज्यादा है, सो पर्सनल अलाउंस इज जीरो, कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। और हमारे पास टैक्सेबल इनकम भी कितनी आ गई? सेम एज नेट इनकम, इस पर टैक्स लगाना। अब ये जो बंदा है वो बेसिक रेट टैक्स पेयर नहीं है, हायर रेट टैक्स पेयर नहीं है, ये है एडिशनल रेट टैक्स पेयर। तो अब अप टू 37,700 के ऊपर कितना टैक्स लगेगा? 20%, 7,540। सही है, बेसिक लिख देता हूँ मैं यहाँ पर ताकि अंडरस्टैंडिंग हो कि बेसिक का है। अच्छा, हायर में कितना अमाउंट जाएगा? तो हायर की जो लिमिट है ना वो है 150 माइनस 37.7, इतनी हायर में गिरेगी। 150 और 37,700 डिफरेंस लेंगे, 112300, इतनी इनकम इसमें फॉल हो रही, उस पर 40% टैक्स लग गया, 44,920। अच्छा, अब टोटल इनकम थी 1,80,000, तो कुछ
एडिशनल रेट के लिए एलिजिबल होगी। वो कैसे होगी, उसके लिए टोटल कर लें। 180 में से हम ऑलरेडी कितना टैक्स लगा चुके, 150 लगा चुके। सो रिमेनिंग इनकम गिरी हमारी थर्ड बैंड के अंदर, और थर्ड बैंड का रेट है 45, 13,500। ये हमारा इनकम टैक्स पेबल बनेगा। 65960। इनकम टैक्स लायबिलिटी या इनकम टैक्स पेबल। अभी हमने सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम ली है, अब इसके अंदर जब दूसरी सोर्स मिक्स होगी, जब तीसरी सोर्स साथ मिक्स होगी, तो रेट कैसे लेंगे। तो यूजुअली सीक्वेंस क्या रहेगा, पहले नॉन सेविंग के रेट, जब नॉन सेविंग के रेट्स खत्म हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम जब सेविंग पे पहुंचेंगे तो बैंड चेंज हो चुका होगा, तो बैंड चेंज होने के हिसाब से रेट लगेंगे। फिर जब हम डिविडेंड पे जाएंगे तो बैंड चेंज हो चुका होगा। अब इसके लिए थोड़ा सा हम दोबारा यहाँ पर देखते हैं इनकम टैक्स रेट्स वगैरह को। तो जब हम यहाँ देखते हैं तो हमारे पास एक नई चीज आती है यहाँ पर, कि सेविंग के साथ ये दो चीजें अटैच की हुई, कि जो सेविंग इनकम आ रही है उसके ऊपर जो बेसिक रेट टैक्स पेयर है वो निल रेट बैंड क्लेम करेगा, और जो हायर रेट टैक्स पेयर है वो भी निल रेट बैंड क्लेम करेगा। लेकिन यहाँ एडिशनल नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है अगर कोई शख्स एडिशनल रेट टैक्स पेयर है और उसकी इनकम में इंटरेस्ट शामिल है तो उसे निल रेट बैंड नहीं मिलेगा। अब ये निल रेट बैंड क्या है, कि उसकी कुछ इनकम के ऊपर 0% टैक्स लगेगा, सेविंग इनकम के ऊपर। अगर वो बेसिक रेट टैक्स पेयर है तो 1,000 की सेविंग इनकम पे 0% टैक्स लगेगा। अगर वो हायर रेट टैक्स पेयर है तो 500 की सेविंग इनकम के ऊपर 0% टैक्स लगेगा। और अगर वो एडिशनल रेट टैक्स पेयर है तो एनआरबी यानी कि निल रेट बैंड का कॉन्सेप्ट हो जाएगा खत्म। ये कब आएगा, जब आपके पास सेविंग इनकम भी मौजूद है। सो फॉर एग्जांपल, एक शख्स है जिसके पास नॉन सेविंग इनकम है, और उसके पास सेविंग इनकम, और वो आपसे पूछ रहा है कि इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो मेरी। अब क्योंकि ये एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम आ गई तो इट्स गुड कि हम इसका प्रोफार्मा बना लें। तो प्रोफार्मा में हमारे पास नॉन सेविंग इनकम, सेविंग इनकम और टोटल, डिविडेंड सवाल में मौजूद नहीं है। एम्प्लॉयमेंट हमारी नॉन सेविंग की कैटेगरी में आ गई 28,500, सो एज 28,500। बैंक इंटरेस्ट, सो 28,500 की नॉन सेविंग इनकम, 10,000 की सेविंग इनकम, सो 38,500 की टोटल इनकम हमारे पास आ गई। रिलीफ सवाल में अभी नहीं दिया हुआ, रिलीफ बाईपास कर देते हैं। अब इसमें से माइनस कर देते हैं पर्सनल अलाउंस, क्योंकि टोटल इनकम 1 लाख से कम है तो इसका मतलब है पूरा पर्सनल अलाउंस क्लेम किया जा सकता है। ये पर्सनल अलाउंस टैक्स फ्री सोर्स ऑफ इनकम है, यानी कि अगर किसी शख्स की यूके में इनकम 12,570 या उससे कम होगी तो पूरा का पूरा इनकम पर्सनल अलाउंस में कंज्यूम हो जाएगी और उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जिस शख्स की इनकम यूके में 12,570 से ज्यादा होगी उस पर टैक्स लगेगा, वरना वो टैक्स नहीं देगा। आप देखें पर्सनल अलाउंस हमने नॉन सेविंग में से माइनस किया है, सेविंग में से माइनस नहीं किया, क्योंकि ये सीक्वेंशियल चलेगा, पहले कॉलम में से माइनस करेंगे। तो हमारी नॉन सेविंग इनकम आ गई 15,930,
हमारी सेविंग इनकम 10,000 है और हमारी टोटल इनकम आ गई 25,930। ये हमारा प्रोफार्मा हो गया कंप्लीट। और ये आ गई हमारी टैक्सेबल इनकम। अब हम टैक्स लगाएंगे। तो पहले टैक्स इस पे लगेगा, फिर टैक्स इस पे लगेगा, लेकिन ये देख लेंगे ये है कौन। क्योंकि ये बेसिक रेट टैक्स पेयर है, तो इसका मतलब है सेविंग इनकम के ऊपर एनआरबी एक्टिव हो जाएगा पहले 1,000 के ऊपर। आप टैक्स लगाते हैं तब, क्योंकि दो सोर्स ऑफ इनकम है तो लिखना पड़ेगा प्रॉपर कि किस पे टैक्स लगा रहे हैं। तो पहले हम नॉन सेविंग पे टैक्स लगा रहे हैं। पहले बैंड में आ गई पूरी पूरी इनकम, और पहले बैंड का नॉन सेविंग का रेट है 20%। ये पूरी की पूरी इनकम पहले बैंड में ही आनी है, दोनों मिलाकर, क्योंकि बेसिक रेट टैक्स पेयर है। नॉन सेविंग डन। उसके बाद नंबर आएगा सेविंग इनकम का। अब सेविंग इनकम के अंदर पहले हम उसका एनआरबी शो कर देंगे कि पहले 1,000 ऑफ सेविंग इनकम के ऊपर नील रेट बैंड लगेगा, मीन 0% टैक्स रेट। ये एक बेनिफिट है। यानी कि अगर यूके में कोई शख्स इंटरेस्ट इनकम कमा रहा है तो उसका बेनिफिट ये है कि 20% टैक्स तो उसको देना है, लेकिन कुछ अमाउंट के ऊपर उसको टैक्स 0% हो जाएगा, नील रेट बैंड वाला। और जो बाकी सेविंग इनकम बच जाएगी, टोटल सेविंग इनकम कितनी थी? 10,000। 10,000 में से 1,000 पे टैक्स लगा दिया 0%, बाकी कितना बचा? 9,000। 9,000 पे बेसिक बैंड का रेट नॉन सेविंग इनकम का कितना होता है? 20% सेम। और इसको सम अप कर लें तो ये हो जाएगा इनकम टैक्स लायबिलिटी। अब इस सवाल में अभी सेविंग इनकम जो है वो पहले बैंड में ही फॉल हो रही है। दोनों इनकम पहले बैंड में फॉल हो रही है, नॉन सेविंग भी पहले बैंड में फॉल हो रही है और सेविंग इनकम भी पहले बैंड में फॉल हो रही है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमारी नॉन सेविंग इनकम पहले बैंड में फॉल हो, या दूसरे बैंड में चली जाए, और सेविंग इनकम डायरेक्टली सेकंड बैंड में जाए या थर्ड बैंड में जाए, और एनआरबी भी हमें इसके ऊपर चेक करना पड़ेगा।